हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म डिफरेंशियल क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर, मैथ के सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी एक्सरसाइज नंबर 2.1। ओके, 1.1 1.2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो देखें, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अवेलेबल है, उनको भी करें। उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट हो गया है, इसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड है, ये चैप्टर अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोगों को देखना है ध्यान से, सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बगैर प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा। टाइम बीत रहा है, नवंबर खत्म होने वाला है, अब आप लोग का काम है पढ़ाई करिए, सिर्फ शादी ब्याह को थोड़ा इस समय ताक पे रख दीजिए, ठीक है। सोशल मीडिया, शादी ब्याह, इन सब चीजों को ताक पे रख दीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा पढ़ाई के बारे में, ठीक है। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। ओके, फर्स्ट स्लाइड से क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में बेटा तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है कि पॉलिनोमियल क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हम लोग एक छोटा सा ब्रीफ पढ़ लेते हैं, है ना, मतलब पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं और किसको नहीं बोलते। हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज करो हमने लिखा कि x + y = 3। हमने तुमसे पूछा सर बेटा ये पॉलिनोमियल है, तुमने कहा हाँ है। हमने कहा 2x + 3y = x² या कुछ इस तरह से लिख दिया, हमने कहा पॉलिनोमियल है, तुमने कहा हाँ है। हमने कहा √2x + 3y = 5, हमने कहा पॉलिनोमियल है, तुमने कहा हाँ है। तो फिर क्या पॉलिनोमियल नहीं है? अगर सब कुछ पॉलिनोमियल है तो आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो पॉलिनोमियल नहीं है? ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। और पॉलिनोमियल को नॉन पॉलिनोमियल से डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या, ठीक है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये कहती है, इट इज अ फैमिली ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड एक्सपोनेंट्स। क्या होते हैं वेरिएबल्स, क्या होते हैं कांस्टेंट, क्या होते हैं एक्सपोनेंट। वेरिएबल जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है, जिन चीजों की वैल्यू चेंज हो, क्वेश्चन में जिन चीजों की वैल्यू वेरी करती रहे उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। सपोज का हमने कोई लाइन की क्वेश्चन ले लिया 3x + 4y = 5, तो उसमें x और y की वैल्यू चेंज होती रहती है ना, अपनी मर्जी से रखते थे कि नहीं रखते थे। x रखा 0 क्लास 9th में, हमने कहा 3x + 4y = 12 है। हमने कहा बेटा ये x, इसमें x और y की वैल्यू क्या होगी, तो तुम कहोगे सर x और y की वैल्यू तो बदलती रहती है, हम अपनी मर्जी से x रखते थे y निकालते थे, y रखते थे x निकालते थे, क्लास 9 में करते थे कि नहीं। मतलब हर क्वेश्चन में x और y की वैल्यू अपने हिसाब से चेंज होती रहती थी, यही बात बोलते थे कि नहीं बोलते थे, है ना। लेकिन क्या कभी 3 4 हुआ है? 3 है तो 3 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, 12 है तो 12 ही रहेगा, समझ गए। तो वेरिएबल्स की वैल्यू हर क्वेश्चन में हर जगह पर चेंज होती रहती है, क्या ये बात सही है। x रखते हैं हम y निकालते हैं, y रखते हैं हम x निकालते हैं। वो अलग बात है कि x को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y x पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये एक अलग कहानी है, उस पर इतना डीप में हमको जाना नहीं है, ठीक है। इसीलिए टाइम को हम x एक्सिस पे लेते हैं। क्लास 9 में टाइम को हम किस एक्सिस पे लेते थे, x एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्या है? टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए x पे टाइम को लिया जाता है। समझ में आई बात? क्लियर है? क्योंकि x एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, x पर y डिपेंड करता है, y पर x डिपेंड नहीं करता। x हम रखते हैं y निकालते हैं, x रखते हैं y निकालते हैं, है ना। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सारी बातें भी हमारे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मुद्दे की बात यह है कि x और y एक वेरिएबल होते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट क्या होते हैं? a b c या 1 2 3 4। अब कैसे डिसाइड किया a b c, कैसे डिसाइड किया 1 2 3 4, ठीक है, उसके बारे में बात है। सपोज करो हमने क्या कहा, क्या लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखते थे? +c = 0। ये a b c क्या होते हैं? कांस्टेंट ही तो होते थे कि नहीं होते थे? ये a b c क्या होते थे? कांस्टेंट होते थे। और ये x y z क्या है? x y ये सब क्या है? वेरिएबल्स है बात कि नहीं? क्या किसी कोई डाउट है ना? तो अब हम कहें कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे? इट इज अ फैमिली ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल। अब बात आती है एक्सपोनेंट कहाँ है? एक्सपोनेंट तो है नहीं इसमें,
तो एक्सपोनेंट क्यों नहीं है? देखो हमने कहा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब तो हो गया, एक्सपोनेंट मतलब पावर्स। क्लियर है? अब इसमें देखो कांस्टेंट, वेरिएबल एंड पावर्स आ गई। तो इट इज अ फैमिली ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं कि फिर पॉलिनोमियल बोलते किसको नहीं है? जब सब पॉलिनोमियल है तो कौन सी चीज ऐसी है जो पॉलिनोमियल नहीं है? ठीक है, ये भी तो बात आती है ना। ठीक है, तो जब भी वेरिएबल की पावर या तो नेगेटिव हो या तो फ्रैक्शन में हो, उसमें कभी भी, तब वो इक्वेशन कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। समझे क्या बात कर रहे हैं? अगर हमने क्या कहा, हमने लिखा रूट एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेरिएबल की पावर क्या है? रूट में। इसका मतलब इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। क्लियर है? अगर हमने कहा मान लो यहाँ पे 7y कर देते तब भी कोई दिक्कत नहीं। सब क्या है ये? अब चूंकि वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में हो गई, इसलिए ये अब पॉलिनोमियल नहीं बचा। क्लियर बात? कोई डाउट? ठीक है, समझ में आ रही बात? किसी तरह कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर? अब अच्छा ये बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्यों है ना? क्योंकि ये वेरिएबल की पावर नहीं है, वो क्या नाम, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट की पावर फ्रैक्शन है। समझ गए? वेरिएबल अगर रूट के अंदर हो तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ गए? अगर कांस्टेंट है रूट में तो कोई दिक्कत नहीं। हमने इस तरह से लिख दिया रूट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल 10। ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा। अब अगर हम कहें कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू, ठीक है, अगर हम खाली इतना बोल दें कि क्या बताओ ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको जब ब्रेक करोगे x/x प्लस 1/x, तो ये तो हो गया 1 प्लस x की पावर -1 हो गया है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि पावर, वेरिएबल की पावर क्या होगी? निगेटिव हो गई। ना तो निगेटिव होना चाहिए, ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि अल्फाबेट के कौन से ऐसे नंबर है जिनको हम कांस्टेंट, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं और एज अ वेरिएबल ट्रीट करते हैं, मतलब हम अज्यूम करते हैं। क्या बेटा? वेरिएबल निगेटिव हो तो मतलब वेरिएबल की पावर बेटा, है ना? अब देखो अल्फाबेट के जो ए बी सी जो स्टार्टिंग के लेटर होते हैं, इनको एज अ कांस्टेंट हम लोग एज्यूम करते हैं ना, ये तो एक एजम्पशन है, हम मानते हैं, ठीक है, ट्रीट करते हैं, है ना, और इनको एज अ वेरिएबल। ठीक है, क्लियर? एज कांस्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया किसी से पॉलिनोमियल होता क्या है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर हो, किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसकी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी अगर हमने लिखा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, क्या है डिग्री इसकी? 3। ठीक है, क्लियर? हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 10x, तो ये क्या हो गया? डिग्री कितनी हुई? 2। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इस तरह से डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की, जो भी वेरिएबल हो उसमें उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो डिग्री होती है। ये सारी चीजें क्लास 9 में ये भी तुम पढ़ चुके हो। ठीक है? अच्छा, किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या होता है? नहीं बेटा, किसी भी पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट सबसे पहले लिखते हैं हाईएस्ट डिग्री वाला, फिर लिखते हैं उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। अगर हम बात करें ये लिखने का तरीका सही है तो नहीं, एकदम गलत है।
ठीक है। 7 + 5 देखो क्या होगा, x² माइनस 10x इधर लिया और 7 + 12, ये लिखने का तरीका है। पॉलिनोमियल का सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ये क्या है, x⁻0 ही तो है ना। ये x⁻1, x⁻2, ये x⁻0, कांस्टेंट मतलब x⁻0। यानी मान लो हमने कहा कि ये 3 लिखा है, तो 3 को हम लिख सकते हैं ना x⁻0, है कि नहीं। ये जनरल फॉर्म क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम इसको उस तरह से लिखें, सपोज करो इस तरह से लिखें, ax⁻n है, ठीक है, मान लो n डिग्री है, ठीक, तो b x⁻n-1, c x⁻n-2, d x⁻n-3 प्लस दैट, ठीक है। ये हाईएस्ट, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह से लिखते हैं। ये एक जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, तो कांस्टेंट इसलिए लास्ट में लिखते हैं, कांस्टेंट मान लो 3 लिखा है तो उसके बगल में x⁻1 लिख सकते हैं ना, 1 मतलब x⁻0, तो सबसे 0 वाला सबसे लास्ट में होगा, है ना। क्लियर, कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए। अब बात आती है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। बेटा टाइप तो देखो, कैटेगराइज करना, अगर किसी चीज के टाइप पूछा जाए तो कई तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है ना। किस बेसिस पे हम टाइप बता रहे हैं उस पे मैटर करता है। सपोज करो हमने कहा क्लास में 2 टाइप के बच्चे हैं, एक गर्ल्स है एक बॉयज है, ठीक है, लेकिन ये तो हमने जेंडर के बेसिस पे कैटेगराइज किया। अगर हम ये कह दें कि 13 प्लस कितने हैं, 13 माइनस कितने हैं, ये अलग कैटेगराइजेशन हो गया। अगर ये हम कह दें कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो ज्यादा मार्क्स लाते हैं, 70 से प्लस लाते हैं, 70 के नीचे लाते हैं, 60 से प्लस लाते हैं, 60 से, इस बेस पे, मार्क्स बेस पे कैटेगराइजेशन होगा। तो कैटेगराइजेशन तो बहुत टाइप से होता है ना। हमारे लिए एक ही कैटेगराइजेशन है, वो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, बाकी से हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है, वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है, यानी x + 7y = 10, है ना, डिग्री 1 है, इनको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन, ठीक है, कोई दिक्कत? इनको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है, इनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, जैसे कि x² + 7x + 10 = 0, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। यहाँ पे डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री 2, ठीक है। और फिर आता है क्यूबिक इक्वेशन, x³ + 7x² + 2x + 3 = 0, इसको बोलते हैं क्यूबिक, ठीक है। इसके आगे भी आता है 4 को बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं हमसे, लेकिन मतलब नहीं, ठीक है। कोई डाउट किसी को, समझ में आ रहा है किसी तरह का? ठीक है, तो जिसकी डिग्री 1 है उनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, जिनकी डिग्री 2 है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिनकी डिग्री 3 है उसको हम बोलते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं आगे, क्या देखा, अब बात करेगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और कितने होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर की, सबसे पहले बात करते हैं लीनियर की, ठीक है। कितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे? ठीक है, 1 होगा। कितने होंगे? 1। किसी भी पॉलिनोमियल में पहले बात करते हैं जीरो होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जीरो होता क्या है। हम जीरो की अगर हम बात करें तो मान लिया कोई इक्वेशन दे रखी है x² + 7x + 10, ठीक है, क्लियर। मान लो ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक। x की वो वैल्यू, सुनना समझ के, x की वो वैल्यू जिस पर ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। x की वो वैल्यूज जिन पर ये इक्वेशन जीरो हो जाए उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द इक्वेशन। ये बात क्लियर है सबको? x की वो वैल्यूज जिन पर ये इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है?
कोई बात, ठीक है। अच्छा वो निकालते कैसे वो अलग मैटर है, जीरो ऑफ द इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं ये फंडा अलग है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा सपोज करो इसको हमने लिख दिया y, ठीक है, मान लिया ये फैमिली ऑफ द, ये क्या है, एक फंक्शन है x का, है ना, x का फंक्शन है ना, है, तो हमने इसको मान लिया एक y है, तो क्या ये हम बात कह सकते हैं कि x की वो वैल्यू जिसपे y 0 हो जाए उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, एकदम सही बात है ना, x की वो वैल्यू जिसपे y क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ द इक्वेशन। क्या ये डाउट है किसी को? निकालने का तरीका हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। निकालना जब हम निकालेंगे y को, x को, x की वो वैल्यू जिस पे y 0 हो जाए, तो हम पहले से मान लेंगे y 0 है और वो x की वैल्यूज निकाल लेंगे, तो ये अलग मैटर है, ठीक है। तो जीरो ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, x की वो वैल्यू जिस पे y क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो x की कितनी वैल्यू ऐसे निकल सकती हैं जिसपे y 0 हो जाए, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन अगर है तो उसमें एक वैल्यू निकलेगी, क्वाड्रेटिक है तो 2 निकलेंगी, क्यूबिक है तो 3। क्या सर हर क्यूबिक में 3 जीरोस निकलेंगे? क्या सर हर क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस निकलेंगे? क्या सर हर लीनियर में सिर्फ एक ही जीरो निकलेगा? ऐसा नहीं है। क्यूबिक इक्वेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 निकल सकते हैं, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और कहो एको ना निकले, एक भी ना निकले, ये भी पॉसिबल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 होते हैं, हो सकता है एक ही जीरो निकले, हो सकता है एक भी ना निकले, समझ गए, क्लियर। लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 1 होते हैं, हो सकता है एक भी ना हो, समझ गए, क्लियर। अभी देखो कैसे बात करते, कैसे, ठीक है। अगर हमने लिख दिया, सपोज करो हमने लिख दिया y इज इक्वल टू 3, ठीक है। x की कोई भी, ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? हमने क्लास 9 में पढ़ा है बेटा कि 0 इंटू एक्स प्लस, ये लीनियर इक्वेशन हो गई कि नहीं, ax प्लस by के फॉर्मेट में आ गए। क्या इसके x की कोई भी वैल्यू ऐसी है जिसपे y 0 होगा? x क्या डालो, जब x उसमें है ही नहीं तो x तुम डालोगे कैसे, है ना, x है उसमें, तो इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी है लीनियर, लेकिन जीरो इसके एक भी नहीं है, समझ गए। मतलब x की कोई वैल्यू नहीं है जिसपे ये इक्वेशन क्या होगी, 0 होगी, क्लियर, समझ गए, क्लियर। हमने कहा x की तुम कौन सी वैल्यू बेटा इसमें डालोगे जिसपे ये y 0 होगा, x की कोई वैल्यू है ऐसी, तो इसका मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन ऐसी भी होती हैं जिनका कोई भी जीरो नहीं होता है, समझ गए। तो डिग्री क्या बताती है, डिग्री मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बताती है, मिनिमम नहीं बताती, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आयुष, समझ में आ रही बात, क्लियर है ना। और क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 2 होंगे, लेकिन मिनिमम कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। सपोज कर लो हमने लिखा x प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, इसमें कितने जीरोस होंगे, सिर्फ एक जीरो होगा, x इज इक्वल टू -1, ठीक है, x की वैल्यू -1 रखो यहां पे, ठीक, सिर्फ इसका एक जीरो होगा, 2 भी नहीं होंगे, ठीक है। देखो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया ना, 1 प्लस 1 -2 0, तो इसका सिर्फ एक जीरो है, 2 जीरो नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्यों, ये अरे बेटा इसको नहीं लगा, ठीक है, समझ गए, क्वाड्रेटिक है लेकिन जीरो कितने हैं, सिर्फ एक है, समझ में बात। x की वो वैल्यूज जिनको हम उसमें पुट करें और वो इक्वेशन क्या बन जाए, 0 बन जाए, वो हमारी 0 होती है। और कितने जीरोस होते हैं किसी इक्वेशन में, मैक्सिमम हम बता सकते हैं, क्यूबिक है तो 3 होंगे, क्वाड्रेटिक है तो 2 होंगे, लीनियर है तो 1 होगा, ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आई बात, जीरो समझ में आ गए, ठीक है। कैसे निकालना है ये हमारी पिक्चर बात की है, अभी की बात नहीं है, क्लियर है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं।
क्या देखा। अब बात आती है ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल जो जीरोस है उसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है, ठीक है, क्या मतलब है जीरो का। हमने क्या लिखा, y इज इक्वल टू 3, इसका एक भी जीरो नहीं था ना, है ना, तो y इज इक्वल टू 3 की लाइन होती कहां जरा बताओ, याद होगा क्लास 9 में 1 2 3 ये होती थी y इज इक्वल टू 3 की लाइन, होती थी कि नहीं होती थी है ना। तो ये x को कितनी जगह पे काट रहा है, किसी जगह पे नहीं काट रहा है ना। तो इसका मतलब क्या ये बात हम बोल सकते हैं कि कोई भी कर्व या कोई भी लाइन जितनी जगहों पर x को काटती है वही उसका जीरो होता है। यानी मान लो हमने कहा कोई और लाइन है, हमने कहा ये एक लाइन है, ठीक है, उसने x को इस जगह पे काटा, इस जगह पे काटा, तो जहां पे वो x को काट रही y वहीं तो जीरो हो रहा है खाली। ध्यान से देखो, मान लो ये पॉइंट है x है, मान लो 1 2 3 है, x2 है 3 है मान लो, सपोज किया, ठीक है, तो y यहाँ पे कितना है, जीरो ही तो है बेटा, हाइट तो है नहीं उसमें भाई, ये यहाँ पे y जीरो ही तो है, इस पूरी लाइन पे y कितना होता, जीरो होता, ऊपर तो जा नहीं रहा, नीचे तो जा नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, y जीरो है है ना। तो ये क्या हो गया, जीरो ऑफ द इक्वेशन हो गई हो गया जीरो ऑफ द, हो गया ना जीरो, क्लियर है। यानी ये जो x इज इक्वल टू 3 है ये उस इक्वेशन का, जो भी ये लाइन है उस इक्वेशन का एक जीरो है, क्या ये बात हम बोल सकते हैं, है ना। x इज इक्वल टू जो 3 है वो इस इक्वेशन का एक जीरो है, क्लियर, समझ में आ रही है बात, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर। तो अगर हम ये कहें कि ये हमने कहा एक कर्व बना दिया इस तरह से, हमने कहा बताओ इसके कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे, इस जगह पे x की एक ऐसी वैल्यू होगी जहां पे y जीरो है, मान लो ये है 1 2 3 4, तो -4 है सपोज कर लो, -4 है सपोज कर लो हमने, ठीक है, तो यहाँ पे y कितना है, जीरो है, ठीक है, और इधर मान लिया 1 2 3 है, तो ये 3,0 है, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू -4 रखेंगे जब इस ग्राफ में तो y कितना आएगा, जीरो आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y कितना आएगा, जीरो आएगा, इस ग्राफ में, है ना, इस ग्राफ में x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y जीरो आएगा, और इसी ग्राफ में, सेम ग्राफ में x की वैल्यू -4 रखेंगे y क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। और ये बात एक तो अलजेब्रिकली सॉल्व हो गई कि x की वैल्यू ये रखा तो y जीरो आ रहा, अब ये ज्योमेट्रिकली हो गई कि ग्राफ बना हो तो भी देख के बता सकते हो, या इक्वेशन दे रखी हो तो तुम उसमें पुट करके देख सकते हो, है ना, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, पक्का किसी तरह कोई डाउट नहीं, है ना। तो ग्राफ हम देख, अगर हमने कहा ये ग्राफ बना है इस तरह से, इसमें कितने जीरो हैं x के कितने जीरो हैं, एक भी जीरो नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ x काट ही नहीं रहा, है ना। तो ये है कर्व, अब क्वाड्रेटिक हो क्यूबिक हो हमसे पता नहीं है, लेकिन इसके जीरोस कितने हैं, एक भी नहीं, यानी y की कोई x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसपे y क्या होगा, जीरो होगा, यानी x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसपे y जीरो होगा, क्लियर, किसी तरह का कोई डाउट, समझ में आ रही बात, ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। अच्छा अब बात आती है तो जीरो और सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है, देखो आयुष यहाँ कोने में सोच रहा है फिर जीरो और सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है ना। चलो बात करते हैं जीरो और सॉल्यूशन के बारे में, क्या डिफरेंस है जीरो में और क्या होता है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन समझ में आ गई, क्वाड्रेटिक समझ में आ गई, क्यूबिक समझ में आ गई, हर चीज समझ में आ गई, किसी तरह कोई डाउट कुछ भी। अब बात करते हैं क्या डिफरेंस है लीनियर क्यूबिक और सॉल्यूशन में, जैसे हमने लिखा ठीक है, ये एक इक्वेशन है, ठीक है, x की कितनी वैल्यू, x की वैल्यू कौन से रखेंगे जिस पे y जीरो होगा, इसको अगर हम ड्रा करें तो इसको अगर हम ड्रा कर दें तो ये हो जाएगा 4,0 और ये होगा 0,3, यानी x की वैल्यू को अगर x की वैल्यू 4 रखें, ठीक है, तो y कितना आएगा, एट x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 4 रखने पे y 0 है, यानी x इसका एक 0 है, वो तो देख के लग रहा है यहां भी,
है ना? क्लियर है? लेकिन फिर सॉल्यूशन क्या है? इस लाइन पे जितने पॉइंट लाई कर रहे हैं वो सब इसके सॉल्यूशन है। मतलब x की वैल्यू कुछ भी रखो, y कुछ भी निकले, वो सब सॉल्यूशन होता है। समझ गए? लेकिन x की वैल्यू एक ऐसी पर्टिकुलर होती है जिसपे y 0 आएगा, वो उसका 0 होगा। सॉल्यूशन क्या होंगे? सॉल्यूशन और जीरो में डिफरेंस समझो बहुत ध्यान से। x की वैल्यू कुछ रखा हमने, y निकला, y की वैल्यू कुछ रखा हमने, x निकला। ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये क्या है? सॉल्यूशंस हैं। लेकिन इन्हीं सॉल्यूशन में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे x कुछ रखने पर y 0 आएगा, वो सॉल्यूशन ही 0 कहलाएगा। क्लियर है बात? कोई डाउट तो नहीं है? समझ गए? तो अगर हमने कहा इसमें हम x की वैल्यू 1 रखें तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 12, कितना हो जाएगा? 4y इज इक्वल, इसको इधर भेज दिया 9, y इज इक्वल टू 9/4। तो x की वैल्यू कितनी रखा था हमने? तो x की वैल्यू 1, 9/4। ये इसका एक सॉल्यूशन है, ये इसका एक सॉल्यूशन है, लेकिन 0 नहीं है। 0 तब होगा जब यहां पे 0 हो, यानी y 0 हो। क्लियर है? x की कुछ भी वैल्यू रखो y निकले, y की कुछ भी वैल्यू रखो x निकले, ये सब क्या होते हैं? उसके सॉल्यूशन होते हैं, जीरोस नहीं होते। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? समझ में आ रही बात? ठीक है। तो और कुछ बचा है इसमें? क्या हो गया? क्या खबर? हाँ ठीक, ओके ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक, तो अच्छा एक बात और बताओ, तो ये लीनियर इक्वेशन था, ठीक है? इसी तरह क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, हर चीज का x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ, y की वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू निकालते जाओ, ये सब क्या होते हैं? है ना? इसके सॉल्यूशन होते हैं। और सॉल्यूशन कहाँ होते हैं? इसके कर्व के ऊपर ही लाई करते हैं। अगर लाइन है तो लाइन पे लाई करेंगे, कर्व है तो कर्व पे लाई करेंगे। अच्छा, लाइन कौन से होते हैं, कर्व कौन से होते हैं? जितने लीनियर इक्वेशंस होंगी वो सब क्या होंगे? लाइंस होंगी। और मोर देन, मतलब जिनकी डिग्री 1 से ज्यादा है, द इक्वेशन हैविंग डिग्री मोर देन 1 विल बी कर्व, है ना? यानी पॉलिनोमियल भी कर्व होता है, क्यूबिक भी कर्व होता है, और sin x cos x ये भी सब कर्व ही होते हैं। sin x cos x tan x, ठीक है, सब क्या होते हैं? कर्व होते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान देना, किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है खाली, है ना? लेकिन कर्व को ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे पॉइंट चाहिए होते हैं, है ना? जैसे हमने कहा कोई लाइन ड्रॉ करना है, एक पॉइंट ये मिल गया, ये लगाया स्केल, घसीट दिया। लेकिन ये कर्व होता, मान लो जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो कर्व होता, क्या 2 पॉइंट से कर्व ड्रॉ हो जाएगा? भाई ये इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी ये नहीं, ज्यादा हो गया, ठीक है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है ना? तो कर्व ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे पॉइंट हमको चाहिए होते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट से काम नहीं चलता, यानी 2 सॉल्यूशन से ज्यादा सॉल्यूशन चाहिए होते हैं वो कर्व ड्रॉ करने के। क्लियर? पक्का? चलें आगे अब? चलो चलते हैं आगे। अच्छा ये तो बता ही दिया ना हमने, किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, ठीक है, बता चुके हैं ना? आगे बढ़े, ठीक है? लीनियर है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 1, क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 2, क्यूबिक है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 3। मैक्सिमम की बात हो रही, मिनिमम की बात नहीं हो रही। क्लियर है? किसी तरह कोई डाउट नहीं? ठीक है। अच्छा, 0 निकालने के लिए फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे 0 निकाला क्या जाता है। भाई x की वैल्यू रख रहे हैं, y 0 निकल रहा है, तो ये होता है ना 0, एक तरीके से चेक करना कि 0 है या नहीं है। जब निकालना होगा तो y को हम पहले से 0 मान लेंगे। सपोज करो इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 7, ठीक है? कहा इसके जीरोस निकालो, तो हम x जीरोस निकालना है ना, तो इसको पहले से 0 मान लो, 3x² प्लस 5x प्लस 7, और इसको फैक्टराइज कर लो। अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, वो अलग चीज है। यही तो करते हो, यही तो सॉल्व करते आते थे। क्यों 0 मानते थे? इसलिए 0 मानते थे, है ना? वो अलग तरीके अलग है, उनसे हमसे मतलब नहीं। इसको 0 निकालने का तरीका क्या, फैक्टराइजेशन करते थे ना, यही तो इक्वेशन है देते थे। यहाँ पे 0 क्यों लिखा होता था?
क्यों? क्योंकि y 0 होता है, जीरोज निकाल लें ना हम तो y हमेशा 0 होगा, तभी तो हम 0 निकालेंगे। क्लियर है ना? इसलिए हम यहाँ 0 लेते थे। इक्वेशन दिया होता था और तुम अपने आप से अज्यूम कर लेते 0 है इसके आगे, फैक्टराइजेशन करते टाइम पे, वो निकालते टाइम पे कैसे मान लेते थे। समझ गए? क्यों? क्योंकि 0 हमको पता है कि वो 0 है। ठीक है, तभी तो, क्योंकि हमको पता है इस इक्वेशन में अगर 0 निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 0 रखेंगे। तो हमने कहा 3x + 6 इसका 0 निकालो एक तो। ठीक है, तो तुम क्या करते थे, इसके बराबर 0 मान ले दिया और x की वैल्यू निकाल लिया है ना भाई। इसके बराबर 0 माना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये जो 2 रखेंगे इसमें तो y कितना आएगा 0 आएगा। y मतलब अब 0 तो हमने माना है, वरना ये इक्वेशन है क्या एक्चुअल में, y = 3x + 6 है ना। क्लियर? और जब 0 निकालना होता था तो हम क्या करते थे, इसके बराबर 0 मान लिया, x की वैल्यू 2 आ गई। हाँ -2 है ना। वेरी गुड, समझ गए? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? तो 0 क्यों मानते हैं किसी इक्वेशन के आगे, ये बात क्लियर हो गई। क्यों? क्योंकि हमको 0 निकालना होता है उसका, क्योंकि हम पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि 0 वो वैल्यू है जिसपे y 0 हो जाएगा। क्लियर? चले आगे। चलो अब बात करते हैं ड्रा द ग्राफ। अच्छा, इसका ग्राफ ड्रॉ करना किसको नहीं आता है? सबको आता। y = 2x - 4। ठीक है, ये ड्रॉ करना है। कैसे करते थे? हमको सॉल्यूशन निकालना है खाली, और क्या निकालना है हमको? सॉल्यूशन निकालना है ना। तो x की वैल्यू कुछ भी रखो भाई, लाइन है, लाइन पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, लाइन पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, कोई 2 सॉल्यूशन निकाल लो, पॉइंट मिल जाएंगे, लाइन ड्रॉ कर लो। क्लास 9 में तुमने सीखा है। ठीक है, तो कोई भी 2 पॉइंट लिख लिया, मान लो एट x = 0। ठीक है, x @ x = 0, तो x y कितना होगा, 2 × 0 - 4 कितना आया, -4 आया। तो एक पॉइंट हमको मिल गया 0, -4 है ना। एट y = 0, y 0 रखा तो x कितना आया, 0 = 2 × x - 4, x आ गया 2, 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहले तो बॉक्स बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। x और y, x रखा 0, y कितना आया -4, y रखा 0, x कितना आया 2। तो पॉइंट हो गया 0, -4, 2, 0। 0, -4 कहाँ पे होगा, 1 2 3 4, -4 नहीं सॉरी उल्टा। 0 x पे कितना है, 0 x पे 0, y पे -4, x पे 0, y 1 2 3 4, ये हुआ है ना। समझ में आ रही बात ना। पेन का कलर चेंज कर लिया जाए, थोड़ा क्रिएटिविटी लाया जाए। यस सर, क्रिएटिविटी आ गई। तो 1 2 3 4 ये हो गया कितना, 0, -4। क्लियर? अब 2, 0, x पे 2, y पे 0। ठीक है, ये हो गई लाइन, और ये लाइन क्या कम कर्व ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये लाइन है। ठीक है, सीधी है। ठीक है, एज्यूम कर लो ये सीधी है, एज्यूम करने में तो आ गया तुम लोग वैसे मेथड। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर हम ये कहें कि इन दोनों में से, इन दोनों सॉल्यूशन में से 0 ऑफ द इक्वेशन कौन सा है, 0 इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट है जो 0 ऑफ द इक्वेशन है? ध्यान दो, दोनों कैसे हुए हैं, कैसे धीरे, हाँ दोनों कैसे हो गए। ठीक है, हाँ बेटा, यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे y थोड़ी 0 है, ध्यान नहीं देते हैं यार तुम लोग। ये कौन 0 ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, जहां पे वो x एक्सेस को काटता है, y एक्सेस को काटता है क्या? जहां पे y काटेगा वहां x 0 होगा, y थोड़ी 0 होगा। यहाँ पे क्या y 0 है, y तो -4 है। 0 ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, y 0 होता है, और वो कहां होता है, सिर्फ x एक्सिस पे होता है। क्लियर है बात? कोई डाउट तो नहीं? फिर से बताएं 0 सॉल्यूशन में डिफरेंस। चलो फिर से समझो। सपोज करो कि हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ये एक लाइन ड्रॉ किया, ये एक लाइन ड्रॉ किया, ये। ठीक है, जिस भी लाइन की बात कर रहे हो, जिस भी लाइन की बात कर रहे हो, वो लाइन जहां पर x एक्सिस को काट रही वो क्या होगा, 0 ऑफ द इक्वेशन होगी। जैसे कि ये पॉइंट, जैसे कि ये पॉइंट, जैसे कि ये पॉइंट।
क्योंकि इन सभी जगहों पर x की वैल्यू कुछ भी हो y क्या होगा, क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस पे है ना, y है ही नहीं इसमें। ऊपर हाइट होगी तब y होगा, नीचे डाउन होगा तब y होगा। x एक्सिस पे तो y हमेशा 0 होता है ना। ये है जीरो ऑफ द इक्वेशन, मतलब x की वो वैल्यू y उस पे क्या होगा, 0 हो रहा। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो x की कुछ भी वैल्यू लो, y की कुछ भी वैल्यू निकले, y की कुछ भी वैल्यू लो, x की कुछ भी वैल्यू निकले, है ना। सारे पॉइंट जो उस कर्व पर या उस लाइन पर लाई करेंगे वो सभी उसके सॉल्यूशन होंगे, लेकिन 0 उसमें से सिर्फ एक ही होगा, वो पॉइंट जिसपे x रखने पर y 0 हो जाए। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब डाउट तो नहीं है किसी का तरह का ठीक है। कुछ स्पेसिफिक तरह की जो लाइंस होती है उनके बारे में पढ़ना है, क्लास 9 में तुम लोगों ने पढ़ा है, वो भी देख लो। जैसे हमने कहा x = 0 की लाइन कौन सी होती है, y = 0 की लाइन कौन सी होती है। अब बताओ x = 0 की लाइन कौन सी होती है, कौन सी, ये होती है, ये बेटा x = 0 की लाइन कैसे है, तो फिर ध्यान नहीं देता। ये लाइन, इस लाइन पर हर जगह x क्या होगा, 0 होगा, है ना। यानी y एक्सिस को, y एक्सिस को x = 0 की लाइन भी बोलते हैं। क्लियर है। एंड y और x एक्सिस को y = 0 की लाइन भी बोलते हैं। यानी x एक्सिस को y = 0 की लाइन बोलेंगे और y एक्सिस को x = 0 की लाइन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो x = 0 की लाइन क्या होती है, x = 0 की लाइन कौन सी होती है, y एक्सिस, है ना। y एक्सिस पे x हर जगह 0 होता है और x एक्सिस पे y हर जगह 0 होता है। क्लियर है, समझ में आ गई। तो x = 0 की लाइन समझ में आ गई, y = 0 की लाइन समझ में आ गई, ठीक है। अगर हम कहें x = 1 की लाइन कौन सी होती है, तो जहां पर x 1 है ना ये x = 1 की लाइन है, x = 2 की लाइन, x = 3 की लाइन, x = 4 की लाइन, x = -1 की लाइन, -2 की लाइन, -3 की लाइन, -4 की लाइन, ये सब क्या है, क्लियर है। अब हमने कहा y = 1 की लाइन ये, y = 2 की लाइन ये, y = 3 की लाइन ये, क्लियर है, ठीक। y = 1 की, y = 2 की, y = 3 की, y = 4 की, ये क्या है, लाइंस हैं। ये y = -1 की, y = -2, -3, ठीक है। तो ये लाइंस अगर आ जाए एग्जाम में तो डरना नहीं। सपोज करो उन्होंने लिख दिया इस तरह से 0.x + y -4 = 0, इसकी लाइन ड्रॉ करो, तो इसको सॉल्व करो, y = 4 आया, तो इस y = 4 की लाइन ये है। क्लियर, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। हाँ बेटा, बी पॉइंट नहीं बेटा, मल्टीप्लाई है, 0 × x, हद खत्म करते हो ठीक है तो इस लाइन को ड्रॉ करना आ गया, ठीक है। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है, ठीक है। किसी भी कर्व को कई सारे, क्लियर। शुड वी गो टू द नेक्स्ट, ठीक है। क्या दे रखा है, हाँ ये क्या है, क्या दे रखा है, y = x² - x। कैसे करोगे, सेम वही तरह, x की वैल्यू रखा, y की वैल्यू निकालो, मतलब कई सॉल्यूशन निकाल लो। जब सॉल्यूशन निकाल आएंगे तो कर्व ड्रॉ करो, लेकिन 2 पॉइंट से काम नहीं चलेगा, यहां थोड़े पॉइंट ज्यादा चाहिए, है ना क्या रखा, x = 0 रखा, है ना। ये ग्राफ बना लो छोटा छोटा, हाँ भी सिखा रहे हैं, वैसे तो ये सब बनाने के लिए तुमको देगा नहीं एग्जाम में, तुमको सिखा रहे हैं बस खाली। x की वैल्यू 0 रखा, y कितना आया, 0 आया, है ना। यानी ये एक जीरो ऑफ द इक्वेशन है ना। x की वैल्यू 0 क्या है, इसका एक 0 है ना, समझ में आ रही बात। तो यानी एक पॉइंट तो यही हो गया, x की वैल्यू 1 रखा, x की वैल्यू 1 रखा, y कितना आया, 0। x = 1 पे, x = 1 पे क्या है, y 0 है, ठीक है। x की वैल्यू हमने 2 रखा, x की वैल्यू 0 रखा, y 0, x = 1 रखा, 1 में y 0, सही है ना पॉइंट, हाँ ठीक है। x की वैल्यू क्या रखा, 2 रखा, तो कितना आया 2 आया, ठीक है, नहीं 2 ये है ना, ठीक। x की वैल्यू 3 रखा, इसी तरह करते जाओ, पॉइंट निकलते जाएंगे, ठीक है,
पॉइंट निकलते जाएंगे और जो भी ड्राफ्ट ड्रा हो जाए, कुल मिला के बात ये, मुद्दे की बात ये है कि वैल्यू रखना है और एक्स की वैल्यू रखना है, वाई की निकालना है, वाई की वैल्यू रखना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। जो पॉइंट आएंगे उनको इसमें पुट करते रहो और कम से कम 8-10 पॉइंट निकालना होगा, इसीलिए एग्जाम में नहीं आता है। ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? पक्का? ठीक, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमारा लेक्चर खत्म होने वाला है। ठीक है, चलो क्या निकालना है इसमें बताओ। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। कितने होंगे इसमें? 1 2 3। ठीक है, जहां पे x की कुछ भी वैल्यू होगी y 0 होगा, यहाँ पे x की कुछ वैल्यू होगी y 0 होगा, यहाँ पे x की कुछ वैल्यू होगी y होगा, कुछ भी हो। या मान लो 0.5 है तो y तो 0 ही होगा। यहाँ पे मान लो 4 है लेकिन y तो 0 ही होगा। यहाँ पे मान लो -4 है लेकिन y तो 0 ही होगा, है ना। यहाँ पे कितने जीरो होंगे? नो जीरोस, है ना, 0 जीरोस, है ना। ठीक है, नो जीरो। क्या? चलो होमवर्क। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म कर रहे हैं। ठीक है, और होमवर्क अवेलेबल है स्क्रीन पे, इस समय दिख रहा होगा। होमवर्क कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस करके आइए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ओके, तो टाटा बाय बाय।